नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का पार्ट फर्स्ट करवा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भाई एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की थी और सिंपल फूड और कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में बात की थी, एंजाइम्स के बारे में बात की थी, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं अपना पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी लंबी वीडियो होने वाली है हमारी। चलिए देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी, और जो भी नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया करके पहले पार्ट फर्स्ट देखिए और बाद में ही पार्ट सेकंड में आए, ठीक है। चलिए भाई देखो दोस्तों, हम लोगों ने माउथ से बात की थी, यानी सैलिवरी ग्लैंड। आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड किसे कहते थे दोस्तों? पाचक ग्रंथियां किसे कहते थे? जो पाचन करने में क्या करे, मदद करे, ठीक है, जो खाना पचाने में मदद करती है। तो वो कौन कौन सी ग्रंथियां होती थी दोस्तों? माउथ होता था, ठीक है। माउथ के बाद हमारा कौन सा होता था दोस्तों? स्टमक है, ठीक है, जिसको पेट या उदर बोलते थे। लीवर था, लीवर भी हमारा पाचन में मदद करता है, ठीक है, खाना पचाने में मदद करता है। पैनक्रियाज भी मदद करता है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन मदद करता है, ठीक है। पाचन क्रिया में दोस्तों ये सारे के सारे हम लोगों को मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमने माउथ पढ़ा पिछली क्लास में। माउथ में दो चीजें आती थी, एक तो आता था टिथ और एक आता था दोस्तों टंग, ठीक है, एक आता था टंग। तो हम लोगों ने माउथ में टिथ को पढ़ लिया था, तो मैं बार बार रिकॉल नहीं करवाना चाहता आप लोगों को, ठीक है। वैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, हमने टिथ पढ़ा था। टिथ में 4 प्रकार के हमारे टिथ थे, इंसिजर और दोस्तों हमारे कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टिथ थे, ठीक है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के दांत में गम्स जमना स्टार्ट हो जाता है, आपके दांत पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, येलोइश कलर के स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, वे बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपके दांत को खोखला करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे आप लोगों के दांतों में कैविटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को रेगुलर अपने टीथ की सफाई करनी चाहिए। चलिए हम आज पढ़ेंगे दोस्तों अपना टंग के बारे में, ठीक है। देखिए भाई, टंग दोस्तों, जो टंग होती है ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी तरह किससे बना है? मांसपेशियों से बना है दोस्तों, ठीक है। इसमें हड्डियां नहीं होती, जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती। और दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे शरीर में 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 5 तरह के संवेदनशील अंग होते हैं। जैसे कि हमारा आई होता है, आँख है, ठीक है, उसी प्रकार नोज है, इसी प्रकार ईयर है, स्किन है दोस्तों, ठीक है, और टंग है, और हमारी जीभ है, ठीक है, टंग। दोस्तों होता क्या है, आई हम लोगों को क्या करती है? देखने का काम करते हैं हम लोग आंखों से। नोज से हम लोग सूंघने का काम करते हैं। स्किन से हम दोस्तों फीलिंग यानी महसूस करते हैं। जब हमारी स्किन को कोई भी टच करता है तो हम लोगों को फीलिंग आती है। तो फीलिंग किससे आती है? स्किन से। और टंग से क्या आता है दोस्तों? टेस्ट। टेस्ट हम लोग किससे लेते हैं? टंग से। तो दोस्तों ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हो इजीली। तो आज हम अपना एक सेंसरी ऑर्गन पढ़ रहे हैं दोस्तों, टंग के बारे में। जीभ के बारे में आप लोगों को पता चल गया, ये कैसा ऑर्गन है दोस्तों? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, संवेदनशील अंग है दोस्तों। टंग में हमारी टेस्टिंग बर्ड होती है। क्या होती है ये? टेस्ट के काम आती है। किसके काम आती है? टेस्ट के काम आती है। तो कितने तरह की टेस्टिंग बर्ड होती है जीभ में? 5 तरह की। सबसे पहले जो आप लोगों का बिल्कुल फ्रंट होते हैं दोस्तों, जो टंग की बिल्कुल फ्रंट जो पार्ट है, ये हमारी, इसको हम कहते हैं स्वीट बर्ड। यानी ये आप लोगों को दोस्तों क्या दिखाती है? ये आप लोगों को दोस्तों मीठा महसूस करवाती है। कैसा करवाती है? यहाँ पे आप लोगों को मीठा लगेगा, ठीक है। इसी के साइड में अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर चलो, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सॉल्टी लगेगा दोस्तों। कैसा लगेगा? नमकीन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को नमकीन फील होता है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो इधर हम लोगों को थोड़ा सा बीटर महसूस होता है, ठीक है। कैसा? बीटर, कड़वा महसूस होता है दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा सा और ऊपर इनसे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को सोर, ठीक है, यानी खट्टा, हम लोगों को खट्टा महसूस होता है इधर वाले पार्ट में, ठीक है। और सबसे बाद में दोस्तों पीछे यहाँ पे हम इनको ओनियन या जिंजरली बर्ड कहते हैं, ठीक है। ओनियन या जिंजरली बर्ड, कलिकाय बर्ड होता है, कलिकाय दोस्तों। आगे वाला पार्ट आप लोगों का जो टंग का होता है, इससे हम लोगों को मीठा महसूस होता है। साइड में नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा, और फिर हम लोगों को ओनियन, या आप लोग जब प्याज या आप लोग अदरक खाते हैं तो आप लोग सोच सकते हो जो झंझनाहट पैदा होती है, तो हम लोगों को किससे होती है? ओनियन बर्ड से या जिंजरलिक बर्ड से होती है, ठीक है।
तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये था हमारा टंग के बारे में, और इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का नहीं आता। ठीक है, वैसे हम लोगों को पढ़ना था, माउथ में आता था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया। ठीक है, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, टंग में कोई हड्डी तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये हमारे मुंह में एक हड्डी होती है हायोइड बोन। ठीक है, यहाँ की एक हड्डी होती है हायोइड बोन से चिपकी हुई रहती है। कौन सी? जीभ जो है हमारी हायोइड बोन से चिपकी हुई रहती है। अदरवाइज ये हायोइड बोन ना होती तो भाई ये जीभ या तो आप लोगों के पेट में चली जाती या आप लोगों के खाने के साथ बाहर आ सकती थी। ठीक है, तो ये हायोइड बोन से चिपके रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट है दोस्तों, जहां से पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी पे आप लोगों को फोकस करना है। ट्रिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन टंग से दोस्तों हमारे क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन अब आप लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां से आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जहां भी ग्लैंड होगी, जहां भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, वो क्या निकालेंगे? एंजाइम्स निकालते दोस्तों। क्या निकालते हैं? एंजाइम्स। क्योंकि ग्लैंड में ही तो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, और यही तो क्या करते हैं? पाचन क्रिया में हम लोगों को मदद करवाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, डाइजेशन इन माउथ, मुंह में पाचन। तो मुंह में पाचन दोस्तों, सबसे पहले देखो आप लोग, हम क्या करते हैं? मुंह में खाना खाते हैं। ठीक है, मुंह में खाना खाया तो इसी को दोस्तों, मुंह में खाना खाने को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। ठीक है, इंजेशन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इंजेशन कहा जाता है। मुंह में खाना खाया, ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों? डाइजेशन इन माउथ। तो आप लोगों का माउथ में दोस्तों, इन द माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो माउथ में दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। और सैलिवरी ग्लैंड्स दोस्तों कितने टाइप्स की होती है? 3 प्रकार की, ए, बी और सी। ठीक है, एक होती है दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड हमारी क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि। और एक होती है दोस्तों सब मैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल। ठीक है, एक होती है दोस्तों सबलिंगुअल ग्लैंड। यहां भी ग्लैंड है और यहां भी ग्लैंड है। आप लोगों से इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। माउथ में 3 प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, यानी लार ग्रंथियां, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां। यानी इनसे क्या निकलेगा? लार निकलेगी, और लार में क्या होगा? एंजाइम्स होगा, क्योंकि जहां भी ग्रंथियां होगी उनमें क्या निकलेगा? एंजाइम्स ही तो निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, माउथ में दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड होती है। सैलिवरी ग्लैंड कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पैरोटिड ग्लैंड कहां पे होती है? इनकी लोकेशन आप लोगों से पेपर में पूछी जाती है दोस्तों, नियर द ईयर। ठीक है, कान के नीचे या कान के पास हमारी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, चलिए, सब मैंडिबुलर कहां होती है? इन जॉज में होती है, जबड़े, ठीक है, जो आती है, और ये होती है बिलो द टंग। आप लोगों की जीभ के जो नीचे जो हमारी क्या होती है दोस्तों, जो ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। और इन तीनों जगह से हमारी लार निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है? लार। अब आप लोग देखो दोस्तों, एक नॉर्मल जो पर्सन है वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर सलाइवा निकाल देता है। ठीक है, 1.5 लीटर हम लोग सलाइवा क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, इस लार में 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। ध्यान रखना, लार में कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं? 2 तरह के। एक एंजाइम्स का नाम होता है दोस्तों माइलेज, यही आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, या एक होता है टाइलिन। ठीक है, एक ही बात है, इसको क्या बोलते हैं? माइलेज, या पी साइलेंट है यहाँ पे दोस्तों टाइलिन। एक एंजाइम्स तो हो गया ये, और दूसरा एंजाइम से सलाइवा में यानी मुंह में दूसरा कौन सा निकलता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम एंजाइम्स। 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, यही आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, अब ध्यान रखना। ठीक है, लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, आप लोग खाने के साथ खाना खाते हो, उसमें कुछ भी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, तो लाइसोसोम से जो एंजाइम्स है उसको वहीं पे क्या कर देता है? मार देता है। हिंदी में भी इसको लाइसोसोम ही बोलते हैं दोस्तों। तो लाइसोसोम्स का मतलब क्या होता है? टू किल द जर्म्स। ये क्या करते हैं? आप लोगों के जो मुंह में खाना आया है उसमें जो भी जर्म्स होंगे उसको मारने का काम ये अपने आप कर देगा दोस्तों। आप लोगों की जो लार होती है, लार में कौन सा एंजाइम होगा? लाइसोसोम एंजाइम्स होगा, और ये उसको जर्म्स को क्या कर देगा? किल कर देगा। समझ में आया?
चलिए, इसका काम तो आप लोग समझ चुके हैं। अब ये माइलेज या टाइलिन क्या करता है, तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप लोगों को पता है हम लोग मेजर रूप से 3 प्रकार के फूड पार्टिकल्स लेते थे। या तो हमने क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, या फैट का मोलिक्यूल्स खाया था, या हम लोगों ने क्या खाया था दोस्तों, प्रोटीन खाया था। ठीक है, यही 3 तो चीज़ खाते हैं हम लोग, और जो बाकी 3 चीज़ थी वो तो इनमें खुद ही मिली रहती है, वो बाहर से थोड़ी ना लेते हैं हम लोग, पानी को छोड़कर। ठीक है, जैसे मिनरल्स है या विटामिन है वो हम लोगों को बाहर से नहीं लेने पड़ते, वो इन्हीं में ऑलरेडी होते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक रूप से यही 3 पार्टिकल्स खाए। अब इन्हीं का तो पाचन होगा हमारे मुंह में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा माउथ होता है, माउथ में सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। यही आप लोगों से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, माइलेज जो एंजाइम्स होते हैं या टाइलिन एंजाइम्स होते हैं, ये किसका डाइजेशन करते हैं दोस्तों, ये स्टार्च का। आप लोगों को पता है स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है। क्या है स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक याद करो। तो आप लोग कहोगे भाई कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, या आप लोग से अगर पूछा जाए कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे शरीर में पाचन कहाँ से पचना खाना स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह से ही हो जाता है। मुंह में किसका पाचन होता है, आप लोग कहोगे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। दोस्तों 70% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो मुंह में ही पच जाता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा एंजाइम पचाता है, तो आप कहोगे माइलेज या टाइलिन एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को पचा देता है। इनका पाचन, फैट का और प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता। यही आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ध्यान से सुनते चलिए अब टॉपिक को। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों आप लोगों को यही बातें ध्यान रखनी है कि माउथ में कितनी ग्लैंड होती थी, एक सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, इसके भी 3 सब टॉपिक होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कहाँ पे होती है ये आप लोग समझ चुके हैं। ये सारे की सारी क्या निकालती है, लार निकालती है। लार में 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन या माइलेज, और एक होता है लाइजोसोम एंजाइम्स। लाइजोसोम्स एंजाइम्स को क्या करेगा दोस्तों, वो जर्म्स को मार देगा। और अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स का क्या करते हैं, माउथ में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करेंगे, पाचन। तो पाचन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। खत्म कहां होता है पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा पूरी तरह खाना क्या हो जाता है दोस्तों, पच जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ चुके हैं यहां तक। अब दोस्तों आगे बात करेंगे। अब आप लोगों को ध्यान रखना, खाना माउथ से ही पचना स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है पचना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लाइन आप लोग ध्यान रख सकते हो, बार बार पेपर में आती है। ठीक है, तो माउथ में सबसे पहले आप लोगों ने इंजेक्शन लिया, यानी आप लोगों ने मुंह में खाना लेना ही इंजेक्शन। ठीक है, चलिए ये हमने बात की दोस्तों डाइजेशन इन माउथ की। अब होगा दोस्तों, अब क्या होगा, आप लोगों का यही खाना, और दोस्तों ध्यान रखना ये जो मुंह में खाना होता है इसको बोलस कहा जाता है। बोलस कहा जाता है, ये शब्द आप लोग ध्यान रखना। ये जो आप लोगों के मुंह में खाना था, यानी खाने के साथ जो लार मिल गई थी आप लोगों को, तो लार प्लस खाना, उसी खाने को नाम क्या दिया जाता है, बोलस कहा जाता है। ठीक है, अब यही बोलस खाना क्या होगा दोस्तों, ओसोफेगस से होता हुआ, आप लोगों को पता है ना, ओसोफेगस से होता हुआ कहां पे चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहां पे चला जाएगा, स्टमक में। अब इस स्टमक में जो जाता है, इस गति को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टमक में जाने को क्या कहते हैं, कर्माकुचन गति कहा जाता है। ध्यान रखना, यह आप लोगों से पूछी जा सकती है कि खाना जो है कर्माकुचन गति करके चलता है। अब ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों, जब मान लो एक पाइप होती है, पाइप में जहां भी खाना होगा वहां से आप लोगों की नली चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लोगों का खाना है दोस्तों, आप लोगों का खाना यहाँ है, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो नली है आप लोगों की क्या हो जाएगा, चौड़ी हो जाएगी, और साइड से आप लोगों की ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगी, भेड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे ये खाना आप लोगों का नीचे आता जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि पाइप से जैसे खाना जाएगा तो पाइप चौड़ा तो होगा ही दोस्तों। तो इसी गति को क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पेरिस्टलिस मोशन। ठीक है, अब आप लोगों का ये खाना कहाँ पे आ गया दोस्तों, माउथ, स्टमक में आ गया, स्टमक में। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पेट में पाचन करेंगे। तो जैसे कि माउथ में हमने किया था, तो माउथ में कौन सी ग्लैंड होती थी दोस्तों, माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती थी। तो उसी प्रकार स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, स्टमक में ग्लैंड होती है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड।
ठीक है, जठर ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हमारी स्टमक में कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। इन द स्टमक जठर ग्रंथि प्रेजेंट होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये जठर ग्रंथि दोस्तों ध्यान रखना, ग्लैंड है तो हार्म एंजाइम्स तो निकालेगी, लेकिन ये 3 चीजें निकालती है। कितनी चीजें निकालती है, 3 चीजें। भाई एक तो आप लोगों को सभी पता है, ग्लैंड है तो क्या तो निकालेगी, एंजाइम्स तो पक्का निकालेगी। ठीक है, एक दोस्तों ये निकालती है म्यूकस। क्या निकालती है, म्यूकस निकालती है। और एक क्या निकालती है दोस्तों, एक बार रब कर देता हूं मैं यहां से, बोलस आप लोग समझ चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, पेट में खाने को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। जैसे ही पेट में खाना आता है, अब पेट वाले एंजाइम्स इसके साथ मिल जाएंगे, उसी खाने को क्या कहेंगे हम लोग, काइम कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये शब्दावली आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक क्या निकलता है दोस्तों, पेट से हमारा एक एसिड निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा पेट में कौन सा एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है आप लोगों के पेट में। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। डाइजेशन इन स्टमक पढ़ रहे हैं। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 चीजें, एंजाइम्स निकलेगा, म्यूकस निकलेगा और HCl निकलेगा। ठीक है, अब एंजाइम्स कौन कौन सा निकलते हैं, तो 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एक तो पेप्सिन एंजाइम, तो सभी को पता है दोस्तों, जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था तो वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था पेप्सिन एंजाइम्स कहां से निकलता है। ठीक है, सेकंड जो है दोस्तों वो आप लोगों का निकलता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, रेनिन एंजाइम। ये 2 एंजाइम्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, हमारे कहां से निकलते हैं, स्टमक से। माउथ से भी 2 एंजाइम्स निकलते थे, कौन कौन सा आप लोगों को पता है। एक माउथ तो क्या करता था, किसका काम करता था, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। हमारा काम हो चुका था 70% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे मुंह में हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही आप लोगों का खाना कहां पे आया दोस्तों, स्टमक में आया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का खाना कहां पे आता है, स्टमक में आता है, तो यहां पे क्या होता है, आप लोग कहोगे 3 चीज निकलेंगी, एंजाइम्स निकलेंगे, म्यूकस निकलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार का तेजाब होता है। क्या होता है, तेजाब। और इसका काम क्या होता है, इसका काम किल द जर्म्स, वही काम जो लाइसोसोम्स का होता था वही काम इसका होता था, किल द जर्म्स। और दोस्तों सक्रिय करना, किसको, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिव करना, तो टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। तो इसके 2 काम होते हैं। और एक काम और लिख दो कि भाई फूड को क्या कर देता है, आप लोगों के खाने को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। खाने को पूरी तरह अम्लीय बना देता है। खाने को कैसा बना देता है, अम्लीय। तो 3 काम हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पढ़े कि ये क्या करता है, आप लोगों के खाने में जो भी जर्म्स मान लो ऊपर ना मरे हो, नीचे रह गए हो, तो नीचे कौन मार देगा उनको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि तेजाब होता है, इतने तेजाब में वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कैसे बचेंगे दोस्तों, वो तो मर जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है ये 2.2 के आसपास इसका एसिड होता है दोस्तों। एसिड नेचर होगा, एसिड तो है ही, अम्लीय है। टू एक्टिवेट द एंजाइम्स, दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही आप लोगों का ये खाना आया, यहाँ पे खाना आप लोगों के पेट में 3-4 घंटे तक पड़ा रहता है दोस्तों। ठीक है, खाना आएगा तो आप लोगों का शरीर जो है, आप लोगों की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 चीजें निकाल देगी। कौन कौन सी चीजें निकाल देगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स। अब दोस्तों ये एंजाइम्स मान लो इस खाने में मिल गए, अब यहाँ पे क्या मिल गया, ये एंजाइम्स मिल गए, इस खाने में मिल गए। अब ये एंजाइम्स काम करना कब स्टार्ट करेंगे, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस खाने के साथ मिलेगा, तब ही ये एंजाइम्स काम करना क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो ये एसिड में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी होगी ना दोस्तों, ये एसिड ऊपर नीचे हो गया, अम्लीय पॉइंट, तो क्या होगा, ये काम करना बंद कर देंगे। ये एंजाइम्स काम कब करेंगे, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और इस खाने के साथ मिलेगा। और ये एसिड का जो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एसिड का वैल्यू कभी 3 हो जाए या कभी 1 हो जाए, काम बिगड़ जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो एसिड जितना फिक्स होता है उतना ही रहना चाहिए दोस्तों। चलिए, ये आप लोगों के साथ है, आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पता चल गया काम क्या होता है। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है भाई, इस खाने के साथ मिल गया अच्छे से, और क्या कर दिया उसने, टू एक्टिवेट कर दिए दोनों के दोनों एंजाइम्स। ठीक है, और खाने को कैसा बना दिया, अम्लीय बना दिया पूरी तरह।
अब ये क्या था, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है दोस्तों, आप लोगों के पूरे जो पेट की जो आप लोगों की झिल्ली होती है, आउटर लेयर होती है, सॉरी इनर लेयर होती है, इसके चारों ओर एक लेयर बना देता है। ये म्यूकस क्या करता है, इसके चारों ओर अपन आपकी क्या बना देगा, एक लेयर बना देता है। अब ये लेयर क्यों बनाई इसने, परत क्यों बनाई दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो तेजाब होता है, आप लोग ये बताओ, तेजाब अगर आप लोगों की स्किन पे पड़ जाएगा तो आप लोगों की स्किन जल जाती है। तो आप दिमाग में सोचो कि भाई हमारे पेट में तेजाब निकल रहा है, तो तेजाब हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा, तो पेट को इसलिए नहीं जला रहा क्योंकि पेट में एक चीज और निकलती है, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है, म्यूकस दोस्तों हमारी यहाँ पे लेयर एक परत बना देता है पेट के अंदर ही। अब ये तेजाब क्या होगा, इस परत से जब टकराता है तो कुछ नहीं होता, ये हमारे स्किन की टच में नहीं आने देता इस तेजाब को। आप लोग कह सकते हैं कि तेजाब को हमारी स्किन पे टच नहीं होने देता ये म्यूकस, समझ आया। लेकिन अब आप क्या करते हो, बाहर से बीड़ी तंबाकू वगैरह कुछ लेते हो तो क्या होता है, ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हो तो आप लोगों के पेट में आके दोस्तों इसी म्यूकस को काटना क्या कर देता है, शुरू कर देता है बीड़ी तंबाकू। अब ये जो म्यूकस अगर आप लोगों की स्टिग्रस स्टार्ट हो गई तो आप लोग देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब आप लोगों के कहां पे आ जाएगा, आप लोगों की स्किन के टच में आ जाएगा और आप लोगों का पेट क्या हो सकता है, जल सकता है। और इसी को हम पेट का कैंसर कहते हैं, अल्सर रोग कहते हैं। समझ आया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि भाई ये म्यूकस क्या करता है, आपकी स्किन के आपके जो इनर पार्ट है जो आप लोगों का स्टमक का, उसके चारों ओर एक झिल्ली बना लेता है। क्यों, टू प्रोटेक्ट द एसिड, भाई एसिड से बचाने के लिए। अब ये एसिड अगर आप लोगों की स्किन के संपर्क में आ गया तो जल सकती है आप लोगों की स्किन, ठीक है। यही आप लोग ध्यान रखना। भाई म्यूकस भी आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्या हो गया दोस्तों, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स निकलते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम्स ध्यान रखना, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, किसको पाचन करने में मदद करता है, प्रोटीन का पाचन। आप लोगों ने देखा था ना, ऊपर हमारा कार्बोहाइड्रेट ही बचा था, ठीक है, और वो फैट और जो प्रोटीन है वो तो बिना पचे ही नीचे आ गए। अब स्टमक में आके आपको पेट में आके किसका पाचन होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है, स्टमक में। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रोटीन को किस में तोड़ता है, ये स्टमक या ये पेप्सिन एंजाइम किस में तोड़ देगा, पेप्टोन्स में। आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी, प्रोटीन किस में टूटता है, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स लास्ट में किस में टूटेगा, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड्स में। तभी तो ये सिंपल फूड होगा और ये कॉम्प्लेक्स फूड होगा, ठीक है। तो प्रोटीन को दोस्तों ये क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम्स पेप्टोन्स में तोड़ता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि प्रोटीन आया, प्रोटीन को तोड़ेगा तो किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में तोड़ दिया इसने, ठीक है। तो प्रोटीन का आप लोग कह सकते हो पाचन ही कर दिया, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम। रेनिन क्या करता है दोस्तों, ये छोटे बच्चों जैसे दूध पीते हैं छोटे बच्चे, तो दूध का पाचन करता है उनका, यानी ये छोटे बच्चों का प्रोटीन कह सकते हो, प्रोटीन का पाचन करता है, ये बड़ों में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। या दूध से दही का बनना, वो भी किसके द्वारा होता है दोस्तों, हम लोग आर्टिफिशियल जो दही बनाते हैं तो वो भी रेनिन एंजाइम्स का यूज करके बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, दूध से दही का बनना किस एंजाइम से होता है, तो वो रेनिन एंजाइम से ही होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों क्या क्या हमारे पेट में घट रहा है। 3 चीजें निकली थी, एक एसिड निकला था, एसिड ने क्या किया, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, इस खाने को अम्लीय बना दिया। क्योंकि दोस्तों ये एंजाइम्स कब एक्टिवेट होंगे, ये अम्ल में ही क्या होते हैं, एसिड जब तक इनको नहीं मिलेगा ना, जब तक एक्टिवेट ही नहीं होंगे। इसको अम्लीय बना देगा और वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इसको पाचन करने में, पाचन करने में क्या कर देंगे, मदद कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये आप लोग इतना कुछ समझ चुके हैं। अब क्या होगा, अभी तक हमारा प्रोटीन का पाचन पूरी तरह नहीं हुआ। प्रोटीन किस में टूटा है, पेप्टोन से टूटा है, ठीक है। चलिए, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटा है, ग्लूकोज में टूटा है। किस में टूटा है, ग्लूकोज में टूटा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आप लोगों का खाना कहाँ पे था, स्टमक में। ये कार्रवाई हो चुकी है सारी की सारी। अब आप लोगों का खाना कहाँ पे जाएगा, आप ही बताओ। और क्या आप लोगों का खाना पूरी तरह पच चुका है, नहीं दोस्तों, अभी कहाँ बचा है। अभी तो क्या होगा, अभी देखो दोस्तों, कायम किसे कहते हैं आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां से आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहां से आप लोगों का, आपको पता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यानी ये आप लोगों का जो खाना है ये कहां पे आ जाएगा, ये आप लोगों का खाना कहां पे आ जाएगा दोस्तों, स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ठीक है। छोटी आंत में आ जाएगा, नली से होता हुआ छोटी आंत में आ जाएगा। अब छोटी आंत के आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लीवर।
स्टमक से बिल्कुल दाहिने तरफ क्या होता है, ये दाईं तरफ है दोस्तों हमारा, ठीक है, दाहिने तरफ लीवर होता है और लीवर के यहाँ पे या स्टमक से पीछे ही एक पत्ती जैसी संरचना होती है, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं, ये है हमारा दोस्तों पैनक्रियाज, अग्नाशय। ये भी एक ऑर्गन है, जिस प्रकार लीवर है, जिस प्रकार ये है, ये भी एक ऑर्गन है। समझ आया। अब दोस्तों होता क्या है, ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया। अब पैनक्रियाज के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पैनक्रियाज से ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, जिसको हम प्लीहा कहते हैं। तो याद करो दोस्तों, मलेरिया में कौन सा आप लोगों का ऑर्गन क्षतिग्रस्त होता है, तो ये स्प्लीन ही खराब होता है मलेरिया डिजीज में। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी ये दिया था। तो स्प्लीन को हम लोग दोस्तों ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। या आप लोग कह सकते हैं, जब भी आप लोगों की आरबीसी सेल्स जब मरती है, वो मर जाती है 120 दिन के बाद, तो वो कहाँ पे जाके जमा हो जाती है, स्प्लीन में जमा हो जाती है, ठीक है। स्प्लीन को तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी सेल्स भी कहा जाता है। ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना भाई। आरबीसी सेल्स की कबरगाह किसकी, रेड ब्लड सेल की। आरबीसी की कबरगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। या ब्लड बैंक, जब आप लोगों के शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो यहां से आप लोगों का ब्लड काम आता है, या ब्लड स्टोर है यहां पे आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप लोगों की फिर सप्लाई होती है ब्लड में, ठीक है। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो मलेरिया में ये ही स्प्लीन क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज, यहाँ पे क्या है, लीवर। अब ध्यान रखना, लीवर में क्या बनते हैं दोस्तों, लीवर में ना एक बाइल जूस बनते हैं। क्या बनते हैं, बाइल जूस, ठीक है। क्या बनते हैं दोस्तों, बाइल जूस, जिसको हम पित्तरस कहते हैं। पित्तरस किस में बनता है, आप कहोगे लीवर में बनता है। और लीवर दोस्तों एक हैवीएस्ट ऑर्गन है, लगभग इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1 से 1.5 किलो का होता है हमारा लीवर। तो अगर आपसे पूछा जाए हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारे शरीर में कौन होता है, शरीर के अंदर लीवर होता है, यकृत होता है, ठीक है। लीवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, ठीक है। देखो, लीवर में इसका वजन आप लोग समझ चुके हो दोस्तों। ध्यान रखना, लीवर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। लीवर की जो स्टडी होती है उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। हेपेट का मतलब लीवर ही होता है। मैंने हेपेटाइटिस जब आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पे अच्छे से बताया था आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। लीवर का मतलब क्या होता है, हेपेट, जिसको हम यकृत भी कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और लीवर की जो कोशिकाएं होती है, यकृत की जो सेल्स होती है, उनको हेपेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटिक या हेपेट सेल कहते हैं, हेपेट कोशिकाएं, ठीक है, हेपेट कोशिकाएं कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि लीवर में दोस्तों 2 तरह के प्रोटीन बनते थे, आप लोगों को पता है। लीवर में एक तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनता है, और क्या होता था दोस्तों, एक हेपारिन प्रोटीन। इन दोनों का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में ही होता है। और हेपारिन प्रोटीन क्या करता था, तो हमारी जो नसें होती है, नसों में जो खून होता है वो लिक्विड में ही क्यों फ्लो करता रहता है, वो कभी सॉलिड क्यों नहीं होता, वो कभी जम क्यों नहीं जाता, तो आप कहोगे हेपारिन प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, आप लोग कहोगे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, खून का थक्का जमाने में। यानी ये करता है हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में कौन करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। और कौन कौन करते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कौन कौन चीजें हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। चलिए भाई, आप लोग लीवर में समझ चुके, ये 2 चीजें निकलती हैं। लीवर दोस्तों, लीवर में क्या बनते हैं, यही क्वेश्चन बार बार आता है कि बाइल जूस, या जिसको हम पित्त कहते हैं, पित्त रस कहाँ पे बनता है, तो बाइल जूस बनता है दोस्तों आप लोगों के लीवर में। और ये कैसा नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में क्षारीय होता है दोस्तों, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। लीवर या जो आप लोगों का बाइल जूस होता है, पित्त रस, वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब ये बाइल जूस क्या होता है दोस्तों, लीवर से निकलेगा, ठीक है, लीवर से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहा है मान लो, अब ज्यादा अगर बाइल जूस निकल जाए तो वो आप लोगों का कहाँ पे स्टोर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं,
क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। यानी हम लोगों को जितना जरूरत है वो तो चला जाएगा नीचे, अगर लीवर ज्यादा पित्तरस निकाल देता है तो कहां पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, क्या एक्सेसिव या एक्सेस बाइल जूस जो होता है वो कहां पे स्टोर होता है, एक्सेस बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर, यह आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, गॉल ब्लैडर में एक्सेस बाइल जूस स्टोर हो जाएगा। अब ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि ये खाना आगे होता भाई जहां से आप लोगों का पेट खत्म हो जाता है ना, स्टमक खत्म होता है, मान लो स्टमक हो गया यहाँ पे खत्म, यहां से आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन चल जाएगा दोस्तों। क्या चल जाएगा, छोटी आंत। जहां भी स्टमक खत्म होएगा वहीं से आप लोगों की छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था। और छोटी आंत के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। अब आप लोग बताओ कौन कौन से होते थे। एक होता था ड्यूडेनम, क्या होता था, ड्यूडेनम। एक होता था दोस्तों जीजेनम, क्या होता था, जीजेनम। और एक होता था एलियम। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, एलियम। अब दोस्तों क्या होगा, आप लोगों का खाना अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो पित्तरस होता है ये किस भाग में जाके गिरता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लीवर वाले भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में गिरेगा दोस्तों। क्योंकि पहली जो नली होती है वो ड्यूडेनम की तो होती है। जैसे ही पेट खत्म हुआ आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन चल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में है, जो फर्स्ट पार्ट था उसको क्या कहते थे, ड्यूडेनम। तो ये जो आप लोगों का क्या होगा, ये जो बाइल जूस है ये कहां पे आ जाएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। उसी प्रकार पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है, पैनक्रियाज भी जो कुछ निकालेगा, पैनक्रियाज ही बताऊंगा, वो भी कहां पे जमा हो जाएगा, वो भी कहां आ जाएगा, ड्यूडेनम में ही गिर जाएंगे। दोनों के दोनों कहां पे गिर जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, क्या आप लोगों का खाना तो लीवर में नहीं गया, नहीं गया, ना तो पैनक्रियाज में गया है ना लीवर उसमें लीवर में गया। ये तो क्या होता है, लीवर से कुछ प्रोडक्ट निकलता है, जूस निकलता है, वो इसमें चला जाता है। इसी प्रकार पैनक्रियाज भी एक जूस निकालेगा, वो भी कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, खाना कभी भी लीवर में नहीं पचता। लीवर में खाना थोड़ी ना जाता है दोस्तों, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा डायरेक्ट, या तो स्टमक में या माउथ में हुआ। ठीक है, आप लोग समझ लेना। और एक पॉइंट और ध्यान रखना लीवर से दोस्तों, लीवर में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। यानी बाइल जूस में आप लोगों का ये जो पित्तरस था इसमें कोई भी एंजाइम से नहीं होता है। ठीक है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। और एक बात पॉइंट ध्यान रखना, इससे लीवर ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम से नहीं होता, लीवर कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, यही लीवर क्या करेगा, पेट में आप लोगों का प्रोटीन पच चुका है, ऊपर कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई, जो लीवर होता है आप लोग कहोगे लीवर भाई फैट के डाइजेशन में मदद करता है। लीवर हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं लीवर जो होता है भाई फैट के डाइजेशन में मदद करता है। यानी जैसे फैट आप लोगों ने खाया, घी और तेल खाया, तो ये फैट को लीवर किस में चेंज कर देगा, फैटी एसिड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, फैटी एसिड में चेंज कर देगा। और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसी प्रोसेस को पायसीकरण कहा जाता है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं भाई, लीवर क्या करता है, वो बाइल जूस क्या करता है, फैट का डाइजेशन कर देता है, फैट को पचा देता है, और उसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से पचाता है उसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो आप लोग कहोगे कि वसा का डाइजेशन ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। और फैट को पचाता कौन है, लीवर पचाता है दोस्तों। वो लीवर में नहीं जाएगा फैट, ये जो बाइल जूस आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, और आप लोगों का जो खाना यहाँ पे आया तो फैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फैट को किस में चेंज कर देगा, फैटी एसिड में चेंज कर देगा। तो ये इतनी चीजें दोस्तों आप लोगों ने लीवर से रिलेटेड पढ़ी है, समझ में आया होगा मे बी आप लोगों को। ठीक है, फैट जो लीवर होता है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम भी करता है, इमल्सिफिकेशन यानी फैट डाइजेशन का। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है दोस्तों। इनके लीवर की हम लोगों ने बात कर ली। और दोस्तों लीवर जो है आप लोगों को पता है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये मैं बार बार नहीं दोहरा रहा हूं, आप लोगों को बता चुका हूं भाई। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पैनक्रियाज है।
अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पैनक्रियाज के बारे में। अब ये पैनक्रियाज क्या करता है, लीवर से आप लोगों को पता चल गया क्या निकलता है, कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पितरस निकलता है। वो पितरस कहाँ पे आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन के किस वाले पार्ट में गिर जाएगा, ड्यूडेनम वाले में। पैनक्रियाज से जो जूस निकलेगा वो भी किस में गिर जाएगा, ड्यूडेनम में ही, और ये सारे के सारे खाने मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाज जो हो तो है दोस्तों, इसको खोजा किसने था, पैनक्रियाज की खोज किसने की, तो लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी दोस्तों। पहले तो ये ध्यान रखना, पैनक्रियाज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था। ठीक है, पैनक्रियाज में दोस्तों 4 प्रकार की सेल होती है, 4 टाइप ऑफ सेल्स होती है पैनक्रियाज में। 4 टाइप की क्या होती है, सेल्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है अल्फा सेल, ठीक है, एक होती है दोस्तों बीटा सेल, एक होती है इसमें, ठीक है, आप लोग कह सकते हो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इसको डेल्टा कहते हैं दोस्तों, डेल्टा सेल। ठीक है, कैसी सेल है, डेल्टा कोशिका, इसको क्या कहेंगे, बीटा कोशिका, इसको क्या कहेंगे, अल्फा कोशिका। ठीक है, और एक निकालते हैं दोस्तों, एक होती है एफ सेल, एफ सेल। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 4 टाइप की सेल होती है। ये जो तीनों होती है ना, फर्स्ट जो 3 वाली है, सबसे ज्यादा पैनक्रियाज में कौन सी सेल पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखना बीटा सेल सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सबसे कम कौन सी सेल पाई जाती है, एफ सेल, सबसे कम और सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, लीवर मैंने आप लोगों को बताया था, लीवर एक मिक्स्ड ग्लैंड है दोस्तों, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। लीवर कैसा ग्लैंड है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, जो एंजाइम्स भी निकाले और जो हार्मोन्स भी निकाले। जो पैनक्रियाज होती है ये एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकालते हैं दोस्तों, एंजाइम्स निकालेगा और हार्मोन्स भी निकालता है कौन, पैनक्रियाज। इसलिए मात्र एक ही ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो मिक्स्ड ग्लैंड है, और वो भी है हमारी पैनक्रियाज। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग सीख चुके हैं। अब दोस्तों 4 टाइप की सेल होती है, इन्हीं 4 टाइप्स को क्या कहते हैं, वैसे हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। यानी इन 4 सेलों को क्या कहा जाता है, भाई लैंगरहैंस की द्विपीकाएं कहा जाता है। ठीक है, ये तो कुछ एक जस्ट नाम है। ठीक है, द्विपीक, ठीक है, द्विपीकाई, लैंगरहैंस की द्विपीकाई किन्हें कहा जाता है, इनकी सेल्स को कहा जाता है, चारों सेल्स को। ठीक है, चलिए भाई, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब दोस्तों मैंने कहा 4 टाइप की सेल होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। तो ध्यान रखना, ये जो पहली 3 वाली सेल होती है, ये जो सेल होती है ये निकालते हैं दोस्तों हार्मोन्स। ये तीनों सेल्स क्या निकालेगी, हार्मोन्स। और एंजाइम्स कौन सी निकालती है, एफ सेल क्या निकालेगी, एंजाइम्स निकालती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हार्मोन्स भी निकाल देती है और एंजाइम्स निकाल देती है। और एक बहुत ही, हार्मोन जब पढ़ेंगे ना वहां पे बात करूंगा, लेकिन पहले हम बात कर भी चुके हैं, बीटा सेल कौन सा हार्मोन निकालती है, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है। ये तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं फिर से बता देता हूं। ये भी एक हार्मोन निकालेगी, ये भी एक हार्मोन निकालेगी। अब कौन सा हार्मोन निकालेगी वो मैं आप लोगों को अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस आप लोग बीटा सेल का ध्यान रखना, ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकालती है। और इंसुलिन क्या करता है, आप लोगों के ब्लड में आप लोगों के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब आप लोगों का शुगर ज्यादा बढ़ गया तो ये आप लोगों का डायबिटीज का कारण हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, एफ सेल क्या निकालेगी, एंजाइम्स। अब दोस्तों एंजाइम्स कितने प्रकार के निकालेगी, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकालेगी। ध्यान रखना, कितने प्रकार के एंजाइम्स निकालते हैं, 3 प्रकार के। कौन निकालेगा, एफ सेल एंजाइम्स निकालेगी, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब कौन कौन सा होता है दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो वही कौन सा, माइलेज। अब ध्यान करो, माइलेज एक बार पहले भी निकला था, कहां पे निकला था, माउथ में। किसका पाचन किया था, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, माइलेज यहां भी निकलता है पैनक्रियाज से। एक निकलता है दोस्तों यहां से हमारा एफ सेल से, कौन सा निकला, माइलेज निकला। एक निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, और एक कौन सा निकलता है, लाइपेज निकलता है, लाइपेज निकलता है। ठीक है, अब माइलेज जो होता है एंजाइम से, वो किसका पाचन करेगा, आपको पता है सभी को, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा। आप लोगों को पता है ना दोस्तों, 70% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन ऊपर हो चुका था, और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाएगा। पैनक्रियाज क्या निकाल के, माइलेज एंजाइम निकाल देगा और पूरा उस कार्बोहाइड्रेट्स को पचा देगा। कहां पे पचा देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी प्रकार ट्रिप्सिन क्या, किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा।
अब आप लोग ये बताओ कि प्रोटीन का पाचन कुछ तो आप लोगों का यहाँ पे हो गया था स्टमक में, अब जो बचा खुचा प्रोटीन है वो कहाँ पे आके पचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा और कौन सा एंजाइम पचाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम पचाएगा। अब आप लोग ये बताओ, सिंपल सा एक बात है हमारी, क्या दोस्तों यहां से यही क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं कि प्रोटीन जो था, सबसे पहले प्रोटीन किस में टूटा था, पेप्टोन्स में। किस में टूटा, पेप्टोन्स में। अब यही पेप्टोन्स किस में चेंज हो जाएंगे, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन का पेप्टोन्स में किसने चेंज किया था, पेप्सिन एंजाइम ने। किसने चेंज किया था, पेप्सिन एंजाइम ने। और जब ये पेप्टोन्स बन गया प्रोटीन ने, अब इसी पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कौन तोड़ेगा, तो यही तो तोड़ रहा है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, पेप्टोन्स को किस में चेंज कर रहा है, अमीनो एसिड्स में। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोटीन को, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है और ये दोनों ही एंजाइम्स ऑप्शन में हो, तो आप लोगों को कौन लगाना है, ट्रिप्सिन लगाना है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों को बात। चलिए भाई, ये आप लोग समझ चुके हैं। तो लाइपेज क्या करता है भाई, आपको पता है फैट का डाइजेशन करता है। कुछ फैट का डाइजेशन तो इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा किसने किया था, लीवर ने, लेकिन वो पूरा तो नहीं किया। कुछ बचा खुचा पैनक्रियाज क्या निकालेगा, एक लाइपेज नामक एंजाइम निकालेगा, और ये लाइपेज जो एंजाइम है किसका डाइजेशन करेगा, फैट का। हमने लिपिड पढ़ा था ना, लिपिड को ही तो फैट कहते थे, तो उसी से बना है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज हिंदी और इंग्लिश सेम है, लाइपेज को लाइपेज ही कहेंगे दोस्तों, ट्रिप्सिन और माइलेज। तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि पूरी तरह दोस्तों, देखो मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ये आप लोग समझ चुके हैं क्या कि पैनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम्स निकले, और जब ये सारे के सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाती है, तो ड्यूडेनम में आप लोगों का खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। खाना पचेगा आप लोगों का सारा का सारा का नहीं, कुछ खाना यहाँ पे पचेगा। ठीक है, ड्यूडेनम में। और दोस्तों आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये ड्यूडेनम से होता हुआ खाना फिर कहाँ जाएगा, ये जो बीच वाली जो बहुत बड़ी जो नली होती है, इसको जीजेनम बोलते हैं। क्या बोलते थे, जीजेनम। यहां से होता 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 यहाँ पे कहाँ पे पहुंच जाएगा, इलियम वाले पार्ट में। कहाँ पे पहुंच जाएगा, इलियम में। और दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों का जो खाना होता है वो जीजेनम में तो बस क्या होता है, इसको पहुंचाने का काम करता है। जीजेनम जो होता है यहाँ पे खाने का डाइजेशन नहीं होता है। खाना पूरी तरह कहाँ पचेगा, इलियम में आकर आप लोगों का खाना पूरी तरह पच जाएगा, पूरी तरह डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस वाले पार्ट में, इलियम पार्ट में। जीजेनम का काम तो बस ऊपर से खाना लाना और नली का काम करना और यहाँ पे पहुंचाना है इलियम तक। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। तो और सबसे बड़ी कौन सा होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, जीजेनम ही होता है भाई। ठीक है, तो पैनक्रियाज आप लोग समझ चुके हैं, लीवर आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला तो स्टमक से खाना कहाँ पे गिरेगा, ड्यूडेनम में ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस कहाँ पे गिरता है या पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पे गिरता है, तो डायरेक्ट वो ड्यूडेनम में गिरते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। ठीक है, अब भाई क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों का खाना पूरी तरह पच चुका है, पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि खाना पूरी तरह कहाँ पच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहीं से क्या होगा, खाना आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा दोस्तों, बड़ी आंत में चला जाएगा। ठीक है, ये है आप लोगों की बड़ी आंत। तो ध्यान रखना, जब ये खाना बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था दोस्तों सीकम। क्या होता है, सीकम। पहला पार्ट क्या था, सीकम। पहले सीकम में आएगा। और दोस्तों सीकम में क्या होता है, ध्यान रखना, सीकम में ही अपेंडिक्स पाया जाता है। एक अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है हमारा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, अपेंडिक्स का दर्द उठ गया किसी बच्चे को या किसी दोस्त को, आप लोगों की भाई जरूर उठता है ये अपेंडिक्स का दर्द। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, एक ऑर्गन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के किस वाले भाग में पाया जाता है, सिक्किम वाले भाग में पाया जाता है अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स दोस्तों हमारा कैसा ऑर्गन है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, एक खाम खा का ऑर्गन है। जैसे हमारे एक विजडम टीथ होते थे ना, अकल की दांत होती थी, जो विजडम टीथ होते थे, जो अकल की दांत होती थी, वो भी तो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन थे, उनका कोई काम नहीं होता था। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो अवशेषी अंग जिनको कहते हैं, जिनका भाई हजारों साल या बहुत साल पहले हम उनका यूज करते थे, लेकिन अब उनका यूज करना हम लोगों ने छोड़ दिया। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स से हम क्या होता था, पहले ये हमारा काम करता था, जब ये हमारे लिए यूजफुल था तो हम लोग ग्रास वगैरह भी पचा सकते थे, सेलुलोज जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग भी जो भैंस होती है, गाय होती है, उनकी तरह घास पचा सकते थे, लेकिन अपेंडिक्स ने हमारा काम करना बंद कर दिया, तो हम अब सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। सिक्किम से होता हुआ खाना आप लोगों का कहां पे जाएगा, अब आप लोग बताओ। सिक्किम से खाना आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन के किस में जाएगा, कोलोन वाले पार्ट में। कहां पे, कोलोन वाले पार्ट में, ठीक है। कोलोन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों, कोलोन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई नामक का। ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसको एस्चीरिया, ठीक है, कोलाई बैक्टीरिया कहा जाता है, जीवाणु। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, आप लोगों का जो खाना था अपेंडिक्स से होता हुआ कहां पे आ गया, कोलोन में हो गया, कोलोन में आ गया। कोलोन में ये बैक्टीरिया उस डाइजेस्ट जो फूड था उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, उस खाने को खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बैक्टीरिया तो दोस्तों छोटे छोटे होते हैं और वो खाना हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा तो खाना खा नहीं सकते, जितना खाना खाएंगे उतना खा लेंगे। और दोस्तों साथ में ये क्या करेंगे, खाना तो खा लेंगे, लेकिन साथ में हमारे लिए क्या छोड़ देंगे, विटामिन B12 हमारे लिए रिलीज कर देते हैं। देखो हम उनको क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए क्या कर रहे हैं, विटामिन B12 दे रहे हैं दोस्तों। और विटामिन B12 क्या करता है आप लोगों को पता है। और साथ में एक बैक्टीरिया और रिलीज करते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया, वो आप लोगों को फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। आप लोग विटामिन करवा चुका हूं। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं 2 प्रकार के विटामिन रिलीज करते थे, ज्यादा तो B12 करता है, एक बैक्टीरिया और करता है, वो आप लोगों को बताना है दोस्तों। जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता हो तो उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया और हम किस रिलेशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में, क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोलोन दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब यहां से खाना होता हुआ आप लोगों का कहां चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा, और रेक्टम से कहां पे, एनस में, और एनस से खाना आप लोगों का क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा, यानी खाना आप लोगों का एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। और खाना दोस्तों एक बात मैं आप लोगों का ये इलियम वाली पार्ट अब बताना चाहूंगा, यहां से आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को कौन सा बताना चाहूंगा, इलियम वाला पार्ट। देखो ये जो इलियम होता है दोस्तों, ये इलियम दिखने में कैसा होगा, ये एक उंगली नुमा संरचना के आकार का होता है। ये इलियम जो पार्ट होता है ये कैसा स्ट्रक्चर का होगा, इलियम नुमा संरचना का। और इसी उंगली नुमा यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ही वीली कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, वीली कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे, वीली। और इन्हीं इलियम वाले पार्ट में ही आप लोगों का जो खाना है वो रिजर्व होता है, रिजर्व संग्रहित खाना कहाँ होगा, आप लोगों का जो खाना पच जाता है वो इन्हीं के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, रिजर्व हो जाता है। तो आप लोगों के खाने को रिजर्व करने का काम ये वीली ही करती है दोस्तों, ठीक है। अब इन्हीं वीली से आप लोगों की बहुत सारी नसें जुड़ी रहती है, जो कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी यहाँ से हमारी जुड़ी रहती है। अब ये ब्लड क्या करेगा, इसी पचे हुए खाने को, यानी ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था, इसी, क्योंकि खाना पच चुका है पूरी तरह, अब ये खाना क्या होगा, रिजर्व फूड होगा। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा किसका रिजर्व हुआ होगा, यहाँ पे कौन सा रिजर्व फूड है, तो आप लोग कहोगे ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो यहां भी सबसे ज्यादा क्या होगा, ग्लाइकोजन ही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स किससे टूटता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज किसमें टूटता है, ग्लाइकोजन में। और तो ये माइलेज जो नीचे था उसने माइलेज ने ग्लाइकोजन में ही तो तोड़ा है उसको। अब दोस्तों यहां से क्या होगा, ये ब्लड क्या करेगा, अब ये ब्लड इसको रिजर्व खाने को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने खाने का क्या किया, इंजेक्शन लिया, यानी इंजेक्शन मतलब हमने खाना खाया, इसके बाद क्या होगा, उस खाने का डाइजेशन होगा दोस्तों, क्या होगा, डाइजेशन होगा, यानी वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, उसी को डाइजेशन कहते हैं। अब वो जब पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, यानी अवशोषण होगा। और अब अवशोषण होने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो हमारी सेल्स तक पहुंचेगा और सेल्स क्या करेगी, एनर्जी देने का काम करेगी, यानी एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, इजेशन। इजेशन का मतलब खाना क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड वो है हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये
प्रोसेस आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कैसे कैसे खाने का क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं, ध्यान रखना। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है छोटी आंत, उसका काम क्या होता है दोस्तों? वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, पानी का अवशोषण करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना किसका काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। यानी जो भी खाने में हमारा पानी होता है तो उसी को, वो पानी को सारा एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए, और लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट समझ गए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैं एसिड के बारे में बता दूं तो छोटा सा, आप लोगों को पता है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उस खाने को पूरी तरह कैसा बना दिया? अम्लीय। ठीक है, एसिड। दोस्तों जब हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा निकल जाता है तो वही आप लोगों के पेट की क्या हो जाती है? एसिडिटी। और वो एसिडिटी फिर आप लोग इनो लेते हो और वो वापस आपका ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मानो जब ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जब ये पेट से होकर कहाँ पे आता है? यहाँ पे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ड्यूडेनम में तो म्यूकस नहीं है, तो फिर यहाँ एसिड से रक्षा कौन कर रहा है? हमारी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी अभी हमने पढ़ा था बाइल जूस है वो नेचर में कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये एसिड हो गया, तो जैसे ये यहाँ से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बेसिक आके मिल जाएगा, और एसिड और बेस आपस में क्या बना देते हैं? न्यूट्रल। तब आप लोगों का ये नहीं जलेगा। ठीक है, ये एक दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि प्रोटीन हमने जब खाया वो किस में टूट गया? पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स आखिर में किस में टूट जाता है? अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड्स में। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जो हमने स्टार्टिंग में क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में पच गया हमारा दोस्तों? किस में पचा? कार्बोहाइड्रेट्स किस में पच गया? ग्लूकोज में। अब यही ग्लूकोज किस में टूट गया दोस्तों? हमारा ग्लाइकोजन में। ठीक है, किस में? ग्लाइकोजन में। और फैट लिया, फैट किस में टूट गया? फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड टूटता है किस में? ग्लाइसरॉल में। ठीक है, ग्लाइसरॉल में। अब आप लोग देखो, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, मुंह में 70% एब्जॉर्ब हो चुका था, तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका था? ग्लूकोज में। लेकिन वो पूरी तरह किस में टूटना था? ग्लाइकोजन में टूटना था। तो ग्लाइकोजन में पैनक्रियाज से जब ये माइलेज एंजाइम निकलता है तो वो पूरी तरह उसको 100% किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। उसी प्रकार हमने प्रोटीन खाया, ठीक है, प्रोटीन का पेट में पाचन कर दिया पेप्सिन ने, वो पेप्सिन ने किस में चेंज कर दिया? पेप्टोन्स में। लेकिन वो टूटना किस में चाहिए? आखिर तक अमीनो एसिड में। तो कौन करेगा? पैनक्रियाज से फिर एक आप लोगों का एंजाइम निकलता था ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन ने इसको अमीनो एसिड में बदल दिया। ठीक उसी प्रकार फैट फैटी एसिड में टूटता है, किसने तोड़ा? लेबर ने तोड़ दिया था। और फिर हमारा पैनक्रियाज से फिर एक एंजाइम निकला, कौन सा? लाइपेज, उसने क्या कर दिया? इसको ग्लाइसरॉल में चेंज कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, और ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम। मे भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।